अगर आपकी उम्र 35 से ज़्यादा है, अभी हमें बच्चा चाहिए और प्रोजेक्ट बेबी करना है, अगर बच्चे की ग्रोथ ठीक से नहीं हो रही है, बच्चे के चारों तरफ का पानी बढ़ गया है कि सांस फूल रही है, आपके पहले कुछ गर्भपात हो चुके हैं, आपके पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है, आपको प्रेगनेंसी में कान से सुनना कम हो गया। गर्भावस्था एक बहुत ही सामान्य बदलाव है एक औरत की जिंदगी में, जिसमें 9 महीने तक एक शिशु उसके गर्भ में पलता है और सामान्य प्रसव प्रक्रिया से एक बच्चे का जन्म होता है। मगर कभी कभी कोई समस्या माँ और बच्चे की हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकती है और कुछ भी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकती है। इस तरीके की प्रेगनेंसी को हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। मैं डॉक्टर अरुणा कालरा, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। मैं 23 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ और एक रोबोटिक सर्जन भी हूँ। आज हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में जानेंगे। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जब कोई एक समस्या या बीमारी बच्चे और माँ की के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है या प्रेगनेंसी को कॉम्प्लिकेट करती है, उसे हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। माँ को हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, अनकंट्रोल डायबिटीज हो सकता है, एस्थमा या दमे की शिकायत हो सकती है, या कोई बहुत लंबी लिवर की, किडनी की बीमारी हो सकती है, बचपन की कोई हार्ट की कंडीशन हो सकती है, हार्ट में छेद हो सकता है, या कोई ऑटो इम्यून डिजीज जैसे आर्थराइटिस हो सकता है। अगर माँ को ऐसी परेशानी प्रेगनेंसी होने से पहले ही है, तो हमें उसे ट्रीट कर लेना चाहिए। मगर अगर हमें ये ज्ञान माँ के प्रेग्नेंट होने के बाद पता चला, तब ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी की कैटेगरी में आता है। और क्या कारण हो सकते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी के? इन सब वजहों से अगर बच्चे की ग्रोथ ठीक से नहीं हो रही है, बच्चे की ग्रोथ वहीं रुक गई है, या हमें प्री टर्म या समय से पहले बच्चा होने का अंदेशा होने लगा है, बच्चादानी का मुंह खुलने लगा है, बच्चे को ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल रही है और उसकी वजह से अमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम या बच्चे के चारों तरफ का पानी कम हो गया है, या आपकी शुगर की वजह से बच्चे के चारों तरफ का पानी बढ़ गया है, जिसको पॉलीहाइड्रोमनियोस कहते हैं। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि बच्चा आड़ा हो या उल्टा हो, उसे भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी की कैटेगरी में लाया जाता है। मल्टीपल प्रेगनेंसी जैसे ट्विंस या ट्रिपलेट्स, 2 बच्चे जुड़वा या 3 बच्चे अगर पेट में होते हैं, तो भी माँ की हेल्थ को और दोनों बच्चों की हेल्थ या तीनों बच्चों की हेल्थ को काफ़ी खतरा हो सकता है, और ये भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी की कैटेगरी में आता है। कई बार बच्चादानी का मुंह टाइम से पहले खुल जाता है और वो समय से पहले बाहर आने को तैयार होता है, इसे प्री टर्म लेबर कहते हैं, और ये भी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी की कैटेगरी में होता है। अगर हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी की कैटेगरी में हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, हमें अपने गायनेकोलॉजिस्ट से रेगुलरली, नियमित तौर से मिलना है। सभी तरीके की जांचें, अगर आप प्री कंसेप्शनली मिले हैं तो, और अगर आप प्रेगनेंसी में उनके कांटेक्ट में आए हैं और उन्होंने विजिट किया है, तो जैसे जैसे वो आपको ट्राइमेस्टर वाइज टेस्ट बताते जाएं, आप प्लीज़ उन टेस्ट को फॉलो करें और जो उपचार या दवाएं वो देती हैं उसे सही टाइम पर लें। कई बार हाई रिस्क प्रेगनेंसी में हमें ज़्यादा टेस्ट कराने पड़ते हैं और कई बार बहुत बार अल्ट्रासाउंड भी कराने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि हम सिर्फ टेस्ट और अल्ट्रासाउंड के ज़रिए ही जान पाएंगे कि आपकी प्रेगनेंसी ठीक ट्रैक पर चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर हम सही नियमित तौर से जांचें कराएंगे, सही दवाएं लेंगे और सही टीके लगवाएंगे, तो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपकी प्रेगनेंसी को एक सेफ प्रेगनेंसी, एक हेल्दी प्रेगनेंसी में कन्वर्ट कर पाएंगी और आपको एक हेल्दी बच्चा डिलीवरी के वक्त होगा। अगर आप प्रेग्नेंट हो गए हैं और अल्ट्रासाउंड में पता चला कि आपकी प्रेगनेंसी के साथ साथ आपके बहुत सारे फाइब्रॉइड भी ग्रो हो रहे हैं, जो कि आपकी प्रेगनेंसी को हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि फाइब्रॉइड का साइज प्रेगनेंसी में बढ़ेगा और फाइब्रॉइड आपको प्री टर्म लेबर या समय से पहले बच्चादानी में कंट्रैक्शन स्टार्ट कर देगा, या कई बार बहुत पेनफुल हो जाएगा अगर फाइब्रॉइड में ब्लड सप्लाई कम हो गई और वो डीजेनरेट होने लगा और वो फाइब्रॉइड ब्लड सप्लाई के लिए क्राई करने लगता है। तो इन सब वजहों से हमें प्रेगनेंसी के दौरान ही पता चला, हमें पहले से ये ज्ञात नहीं था कि हमें फाइब्रॉइड है, और तब एक आपकी एक नॉर्मल चलती हुई प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कन्वर्ट हो जाती है। अगर आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, तो अगेन हमें बार बार अल्ट्रासाउंड करके देखना पड़ता है। कई बार हम लोग 5वें महीने के अल्ट्रासाउंड के बाद पता चलता है कि हमारी अवल नाल या प्लासेंटा नीचे की तरफ चिपका हुआ है, जिसे प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं, जिसमें माँ को कभी भी पेनलेस कॉजलेस ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। और अगर
ब्लीडिंग शुरू हो गई तो ये माँ और बच्चे दोनों की हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। प्लासेंटा प्रीविया एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। एनीमिया, अगर आपका खून, आपका हीमोग्लोबिन बहुत कम है, अगर वो 10 से कम है, कई बार आपका हीमोग्लोबिन 6 ग्राम होता है, 8 ग्राम होता है, तो ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आता है, क्योंकि एनीमिया की वजह से बच्चे की ग्रोथ भी ठीक से नहीं होती और ये आपके हार्ट पर भी बहुत ज़्यादा दबाव डालता है। तो आपको अगर एनीमिया है और पहले से पता है तो उसे करेक्ट करें, और अगर नहीं पता है तो प्रेगनेंसी के दौरान आयरन रिच डाइट खाएं, और कई बार आपके डॉक्टर आपको आयरन के इंजेक्शंस और विटामिन के इंजेक्शंस लगवाएंगे। उससे आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा और आपकी प्रेगनेंसी फिर से एक सामान्य प्रेगनेंसी के ट्रैक पर आ जाएगी। अगर कोई भी, जिसे भी ये पता है कि उसे कुछ भी हाई रिस्क है और अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाह रहे हैं, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप डॉक्टर के पास जाएं और पता करें कि आपको कोई ऐसी कोमॉर्बिडिटी, कोई मेटाबॉलिक डिजीज़ तो नहीं है? और अगर ऐसी कोई डिजीज़ है, तो उसका पहले से नियंत्रण कर लेना, उसका पहले से दवा ले लेनी, और अगर कोई दवा ऑलरेडी चल रही है, तो उसे चेंज कर दें कि वो सेफ़ रहे आपकी प्रेगनेंसी में। ये बहुत ही अच्छा तरीका है आपकी प्रेगनेंसी को हेल्दी रखने का और एक हेल्दी बच्चा पाने का। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के और क्या कारण हो सकते हैं? अगर आपकी उम्र 35 से ज़्यादा है, या आपने बहुत मुश्किलों से ये प्रेगनेंसी पाई है, काफ़ी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट करने के बाद आपको ये प्रेगनेंसी हुई है, या आपके पहले कुछ गर्भपात हो चुके हैं और अब एक हेल्दी प्रेगनेंसी है आपके गर्भ में, ये सभी कारण एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी की कैटेगरी में आते हैं। कई बार हम लोग प्रेगनेंसी लेट करते जाते हैं और ज़्यादा उम्र की वजह से अंडे का और स्पर्म दोनों का ही एज ज़्यादा होने की वजह से प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। उम्र ज़्यादा होने की वजह से आपको भी कोमॉर्बिडिटीज़ हो सकती हैं, आपका शुगर और बीपी भी बढ़ा हुआ हो सकता है और आपको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो जाए, या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाए, या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड थायराइड हो जाए। ये ज़्यादातर या तो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में काम करने की वजह से होता है, या फिर एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से होता है, या फिर आपने एक लेट एज पर प्रेगनेंसी प्लान की, उस वजह से भी आप एक हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान हमें ऐसे क्या सिम्टम या साइन का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमें ये लगे कि शायद हम हाई रिस्क हैं, या शायद कोई समस्या है जो कि हमारे स्वास्थ्य और हमारे बच्चे के स्वास्थ्य को अफेक्ट कर सकती है। अगर प्रेगनेंसी में आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी सांस फूल रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, तो क्या आपको एनीमिया तो नहीं है, या आपको पता नहीं है मगर कोई हार्ट डिजीज़ तो नहीं है, उसका पता करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है, एक नॉर्मल स्वेलिंग होती है, सभी लोगों को होती है प्रेगनेंसी में, मगर प्रेगनेंसी में पैर बहुत फूल गए हैं और रात भर आराम करने के बाद भी वो स्वेलिंग नहीं जा रही है, इसका मतलब आपको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन भी हो सकता है, आपका प्रोटीन लेवल भी कम हो सकता है और आपको एनीमिया या खून की कमी भी हो सकती है। अगर आपको कांस्टेंट लोअर एब्डोमिनल पेन है और प्रेशर लगा रहा है वजाइना में, या बैक में पेन हो रहा है, तो कहीं ये इस चीज़ का सिम्टम तो नहीं कि आपकी बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है, जिसको सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस कहते हैं। और अगर बच्चेदानी का मुंह कमज़ोर है और सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस है, तो वो आपको ज़्यादा टाइम नहीं देगा। आपको हल्का सा प्रेशर होगा वजाइना में, नीचे की तरफ थोड़ा सा प्रेशर होगा, थोड़ा क्रैम्पी पेन होगा और हल्का सा ब्लीडिंग भी हो सकता है। अगर आप तुरंत डॉक्टर के पास नहीं गए और अल्ट्रासाउंड नहीं कराया, तो समय से पहले ही चौथे महीने, 5वें महीने, छठे महीने में ही बच्चा तुरंत से निकल आएगा और डिलीवरी हो जाएगी, जिसको कि बचाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर हमने इस साइन और सिम्टम को तुरंत भांप लिया और डॉक्टर के पास गए, तो वो आपका अल्ट्रासाउंड कराने के बाद बच्चेदानी के मुंह पर एक कस के टाँका लगा देगा, जिसको मैकडोनल्ड स्टिच कहते हैं। आजकल हम उसको रोबोटिक सर्जरी के द्वारा पेट में एब्डोमिनल स्टिच से लगा देते हैं, जिसमें कि आपको बेड रेस्ट की भी ज़रूरत नहीं होती है। अगर मैकडोनल्ड स्टिच लगता है तो आपको आगे 9 महीने तक बेड रेस्ट करना होगा, और जब आप 9 महीने पर पहुंच जाएंगे तब वो टाँका खुल जाएगा। लेकिन अगर रोबोटिक सर्जरी के द्वारा वो टाँका लगाया जाता है तो बेड रेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती। कई बार आपको पेशाब बार-बार आता है और डॉक्टर कहती हैं ये तो एक नॉर्मल सिम्पटम है, पेशाब तो बार-बार आएगा। लेकिन अगर उसमें बर्निंग भी हो रही है और अगर आपको सफ़ेद पानी जैसा महसूस हो रहा है, जिसमें थोड़ी इचिंग भी है और थोड़ा-सा स्मेल भी आ रहा है वजाना में, तो वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है,
तो आप फिर से प्रीटर्म लेबर में जा सकते हैं। आपको अपने यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का जांच करानी है, और अगर कोई भी बैक्टीरिया आया है उसका स्पेसिफिक एंटीबायोटिक लेना है, नहीं तो वो एक प्रीटर्म लेबर का कारण बन सकता है। हम डेंटल ब्लीडिंग को बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करते हैं प्रेगनेंसी में। दांत में, गम में स्वेलिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, अगेन आपके घर वाले और आपके डॉक्टर कई बार ये कहेंगे कि ये तो नॉर्मल होता है, मगर हमें ये ध्यान रखना है कि डेंटल ब्लीडिंग और डेंटल इन्फेक्शन प्रीटर्म लेबर कर सकता है। वहाँ से सीधा ब्लड के थ्रू इन्फेक्शन यूट्रस में जाता है। इसीलिए ये टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि 16 से 26 हफ्ते में हर एक प्रेग्नेंट लेडी को एक डेंटल चेकअप कराना होता है, डेंटल क्लीनिंग करानी होती है, टेम्परेरी फिलिंग या और कुछ भी जो आपके डेंटिस्ट को लगता है कि कुछ खराबी है उसको ठीक कराइए, और दांतों का ख्याल रखिए। 2 बार बेबी ब्रिसल के ब्रश से ब्रश करिए, अच्छे से माउथ को रिंस करिए नमक वाले गर्म पानी से, जिससे कि डेंटल इन्फेक्शन ना हो जाए। और प्रॉपर डेंटल क्लीनिंग कराने के बाद बिटवीन 16 टू 26 वीक्स आपको प्रीटर्म लेबर के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पेट में बार बार क्रैम्पिंग पेन होता है, जिसको कि हम ब्रेक्सटन हिक्स कंट्रैक्शंस भी कहते हैं, जो एक नॉर्मल साइन हो सकता है, मगर कभी कभी ये साइन भी अगर रेगुलरली हो रहा है तो डॉक्टर को बताना बहुत ज़रूरी है। कॉन्स्टिपेशन हम प्रेगनेंसी का एक नॉर्मल सिम्टम मान लेते हैं, लेकिन अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है और बहुत सिवियर फॉर्म का है तो आपको एनल फिशर या पाइल्स बन जाते हैं, और ये आपको बहुत तकलीफ देते हैं। डिलीवरी के बाद भी अगर एनल फिशर और एनल पाइल है तो आप बैठ भी नहीं पाते, और आपको बैठकर बहुत देर तक बच्चे को दूध पिलाना होता है, ब्रेस्ट फीडिंग करानी होती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अच्छा से फाइबर डाइट खाना है, खूब अच्छे से 2-3 लीटर पानी पीना है, चाहे वो सूप के फॉर्म में हो, छाछ के फॉर्म में हो, नींबू पानी है या दाल का पानी है, जितना 2-3 लीटर पानी पिएंगे, और ना केवल जूस, उसके जो फ्रूट्स का फाइबर है वो भी हमें अपनी बॉडी में डालना है, क्योंकि अगर आप फाइबर रिच डाइट खा रहे हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड दलिया, तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। और अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो फिशर और पाइल्स बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। ये एक बहुत ही कॉमन तकलीफ है प्रेग्नेंट लेडीज़ की और पोस्ट डिलीवरी। अगर आपको प्रेगनेंसी में कान से सुनना कम हो गया या आंखों में ब्लरिंग और अंधेरा सा छा रहा है, ये भी एक सिवियर सिम्टम हो सकता है। अगर आंखों में ब्लरिंग है, आपकी छाती में दर्द हो रहा है और बहुत गैस्ट्राइटिस जैसा लग रहा है और पैरों में भी स्वेलिंग हो रही है, तो कहीं आप प्री एक्लेम्सिया या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में तो नहीं जा रहे हैं। अगर ऐसा है तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाइए। कई बार आपको कान से सुनना भी बंद हो जाता है और आपको ईएनटी डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी हो सकता है। ये एक नॉर्मल साइन भी हो सकता है और जैसे ही आपकी डिलीवरी होगी वो ठीक हो जाएगा, मगर फिर भी ये कोई सीरियस सिम्टम भी हो सकता है और उसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और ईएनटी से जांच करानी बहुत ज़रूरी है। आजकल हम बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ में जी रहे हैं। हमारी ऑफिस जॉब 10 से 12 घंटे की जॉब है। पैर लटका कर बैठते हैं, खाना हम जंक फूड खा लेते हैं, एक्सरसाइज का हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और तो और हमारे पास एक दूसरे के लिए भी वक्त नहीं है, और हम लोग सेक्स या लव मेकिंग भी टाइम्ड तरीके से करते हैं, क्योंकि अभी हमें बच्चा चाहिए और प्रोजेक्ट बेबी करना है। लेकिन आप अगर एक बच्चा चाहते हैं और आप माँ बाप बनना चाहते हैं, तो मेरी सलाह ये है कि सबसे पहले आप अपना लाइफ को डिसिप्लिन करिए, अपने जीवन शैली को डिसिप्लिन करिए। आप हेल्दी खाना खाइए। आपका अगर स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है तो उससे निकलिए। आप अपने आप को उससे डिसोसिएट या डिटैच करना सीखिए। अगर आप रेगुलर व्यायाम कर रहे हैं, अगर आप अच्छा साहित्य पढ़ रहे हैं और अगर आप अच्छा खाना खा रहे हैं और अच्छी नींद ले रहे हैं, तो ये डिसिप्लिन लाइफ आपके लिए, ज़िंदगी के लिए तो अच्छा है ही, मगर आपकी एक हेल्दी शरीर में एक हेल्दी बच्चे को पनपने में बहुत मदद करेगा। एज अ गायनोकोलॉजिस्ट मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप बहुत अनहेल्दी लाइफस्टाइल के पीछे भाग रहे हैं, उससे थोड़ा सा बैकफुट पर आइए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। और जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाहें, एक एजुकेटेड कपल के जैसा डॉक्टर के पास जाएं, प्री कंसेप्शन टेस्ट कराएं, प्री कंसेप्शन काउंसलिंग करें और विटामिन्स लेना शुरू करें, और 3 महीने के बाद जब आप बिल्कुल हेल्दी हैं तब प्रेगनेंसी प्लान करें। जब हम घर पर सबका ख्याल रख रहे होते हैं या पढ़ाई पूरी कर चुके होते हैं, तो मन में एक सवाल जरूर आता है, अब यहाँ से मेरे लिए आगे क्या है। हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हम कितने काबिल हैं। हम भी घर के सभी कामकाज के साथ अपना करियर भी बना सकते हैं।
ऐसे में कभी परिवार का साथ नहीं मिलता, कभी कोई सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिलता, या फिर कभी कभी हम खुद ही हार मान कर बैठ जाते हैं। तो ऐसे में हम सबको चाहिए होता है बस एक सपोर्ट, और वो सपोर्ट हमें मिलेगा जोश टॉक से। जोश टॉक्स जॉब्स फॉर वुमेन एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमें एक्सपर्ट ट्रेनिंग, मेंटोरशिप, हमारी जैसी और औरतों का सपोर्ट मिलेगा, जिससे हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। यहाँ हमें एक्सपर्ट्स ऐसे गाइड करेंगे जैसे हमारी बड़ी बहन हो। इसके लिए हमें बस एक फॉर्म भरना है, जो कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया गया है। चलिए साथ मिलकर आपके सपनों की नौकरी को हासिल करने की दिशा में पहला कदम उठाते हैं। चाहे आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहती हो या फिर नए स्किल सीखना चाहती हो, जोश टॉक्स की टीम आपकी मदद के लिए यहाँ है।